नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है समय चक्र और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि कैलेंडर वर्ष 2025 की शुरुआत हो रही है, ऐसे में सबका सवाल एक ही होता है कि 2025 कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप बताना चाहें कि देश दुनिया के लिए, हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में 2025 देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए अंकित जी, ये जो आंग्ल अंग्रेजी नववर्ष है जो 1 जनवरी से लागू होता है, 12 महीनों का जो ये कैलेंडर है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। 1 जनवरी को कोई बहुत विशिष्ट ज्योतिषीय घटनाक्रम नहीं होता, खगोलीय घटनाक्रम नहीं होता। बिल्कुल। कैलेंडर है, इस डेट को हमने न्यू ईयर मान लिया ग्रेगोरियन प्रथा के अंतर्गत। 2025 में मार्च के एंड तक 28-29 मार्च तक तो विक्रम संवत 2081 का ही फल लागू होगा। बिल्कुल। जैसे ही हम 28-29 मार्च में जाते हैं, जब विक्रम संवत 2082 लागू होगा, जब ग्रह परिषद एकाएक बदलने लगती है और सूर्य वर्ष के नए संवत्सर के राजा और मंत्री पद को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, तब एकाएक हमें पटल पर पॉलिटिक्स में एकाएक परिवर्तन आते हुए दिखेंगे। यदि हम जनवरी से मार्च अप्रैल 2025 तक को एक हिस्सा माने और अब मार्च अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 को हाँ, बिल्कुल दूसरा हिस्सा माने, तो हम इसमें ज्योतिषीय कथा का भी निर्माण बिल्कुल। कर सकते हैं। क्योंकि वो जो आप लोग ज्योतिष शास्त्री करते हैं, वो पंचांग के हिसाब से करते हैं, हिंदू वर्ष के हिसाब से करते हैं। जी, उस दिन कुछ खगोलीय घटनाक्रम होती है, इसलिए हम उसको नववर्ष कहते हैं। तो यदि हम अभी यहाँ जनवरी से मार्च अप्रैल और वैसे भारत में तो यही परंपरा है ना, शादी ब्याह जो भी होता है वो सब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही होता है। हाँ। जी, यहाँ से लेकर जनवरी से मार्च अप्रैल 2025 तक तो भारतीय राजनीति में यथावत स्थिति बनी रहती है। यहाँ पर महाकुंभ अभी आ रहा है, मकर संक्रांति से महाकुंभ का पावन पर्व आरंभ होगा। महाकुंभ समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार में एकाएक एक उत्साह देखा जाएगा, एक तेजी देखी जाएगी, हलचल बढ़ेगी। यहाँ पर केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार और मंत्रिमंडल के अंदर बड़े फेरबदल के भी योग उत्पन्न होना शुरू होंगे। और इसके साथ हम मार्च अप्रैल 2025 में प्रवेश करते हैं, जहां एकाएक जियोपॉलिटिक्स में, विश्व राजनीति में, विश्व रणनीति में हलचल मचने लग जाएगी। इजराइल, ईरान आदि संबंध जो हैं वो अत्यंत तनावग्रस्त हो जाएंगे और अमेरिका भी अत्यंत आक्रामक रुख मध्य पूर्व एशिया के प्रति अपनाता हुआ दिखता है। भारत की जो हमारी सीमाएं भी हैं, स्पेशली ईस्टर्न बॉर्डर की, जब हम पूर्वी अपने बॉर्डर की बात करें, तो बांग्लादेश, म्यांमार के साथ अत्यंत तनावपूर्ण हो जाती है और वहां से एकाएक परिस्थितियां बदलना शुरू होती हैं। बिल्कुल। अब आपने भारत की ही बात कर दी है, तो भारत से शुरुआत करते हैं। भारत के लिए कैसा रहने वाला ओवरऑल? देखिए जी, 2025 पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति विशिष्ट है। गत वर्ष के अभी जो ये पंचांग है 2081 विक्रम संवत का, इसमें हमने एक आर्टिकल लिखा, एक लेख प्रस्तुत किया था, जहां कहा गया था कि सन 2023 और 24 में एक नवीन भारत के निर्माण के लिए कुछ बीजारोपण होगा। वो बीजारोपण हो गया। अब 2025 में उस नवीन भारत, जो आगामी समय में एक नवीन भारत आएगा, उसमें प्रारंभिक लक्षण हमारे सामने प्रस्तुत होंगे और सन 2026 आते आते इस कथा का शुभारंभ हो जाएगा, जहां 2027-28 आते आते हम बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखते हैं। इसमें संवैधानिक परिवर्तन है, हमारी सीमाएं दोबारा से बनेंगी, एक नया जियोपॉलिटिकल, विश्व स्तरीय, विश्वव्यापक ऑर्डर उभर कर आएगा, जिसमें हमारी एक नवीन भूमिका होगी। ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के प्रारंभिक लक्षण अब सन 2025 में दृश्य हो जाएंगे। बिल्कुल। अब हम सीधे आते हैं मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जाहिर सी बात है 2025 कैसा रहने वाला है देश के लिए आपने बताया, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा? आपने हिंट तो जरूर दिया कि कुंभ के बाद सरकार में मजबूती और कहीं ना कहीं एक उत्साह दिखेगा, लेकिन ओवरऑल 2025 की बात करें तो कैसा रहने वाला है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2025 और मार्च 2026 तक का जो समय है, इसका विस्तृत आकलन श्री विश्वविजय पंचांग हर साल की तरह इस वर्ष पंचांग में प्रस्तुत कर रहा है। इसमें यदि हम देखें तो संवत्सर आरंभ का जो समय है
मार्च अप्रैल का जब समय है, यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय पे कुछ तनाव बनता दृश्य होता है, जो जून जुलाई तक यथावत बना रहेगा। जुलाई के पश्चात प्रधानमंत्री कार्यालय में पुनः हलचल होती है, जिसके कारण दीपावली आते आते सरकार को उत्साह और मनोबल में वृद्धि अनुभव होगी। इसका जो विस्तृत विश्लेषण है, ये विश्व विजय पंचांग में 5-6 जनवरी को अभी पंचांग का वितरण आरंभ हो जाएगा, तो उसमें उपलब्ध है। पर हम इसमें ये यहाँ पर कह सकते हैं कि 2025 जो है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में जो 2016-17 में गुण और लक्षण देखे गए थे, उसकी हमें अब याद दिला देगा। सर लेकिन भाजपा 2024 देखा जाए तो भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो अच्छा रहा नहीं। जी जी जी। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे इंपॉर्टेंट राज्य उसने जीते हैं, तो उत्साह तो आया। 2025 में दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, भाजपा के लिए कितना सही रहने वाला है? जी जी जी। अंकित जी, आपको स्मरण होगा जून जुलाई में हमने एक शो किया था, आपने और मैंने, जहां अपने लोकसभा चुनाव के बारे में मेरे से प्रश्न पूछा था कि क्या 400 पार होगा। तब मैंने आपको कहा था कि 400 पार तो होता हुआ नहीं दिख रहा, सरकार बन जाए यही काफ़ी है, पर्याप्त है, और लक्ष्य होना चाहिए राज्यसभा में और राज्य सरकारों में बहुमत का लाना। इस दिशा में देश भाजपा बढ़ रही है। अच्छा, तो 2025 भी उसके लिए फिट होगा? 2025 के जो हमारे आगामी चुनाव हो रहे हैं, सबसे पहले तो दिल्ली का ही चुनाव हो रहा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ कदम गिरना शुरू हो जाएगा। जो जन लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल जी आशा कर रहे हैं उन्हें प्राप्त होगी, वो नहीं हो पाएगी। इसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा। और 2025 में भारत का जो चुनावी वातावरण है, वो भी बहुत बदल जाएगा। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि 2025 और अब आने वाले 3-4 वर्षों तक वह राजनेता और राजनीतिक दल जो सैन्य सशक्तिकरण और सैन्य शक्ति प्रदर्शन पर काम करेंगे, को ही जन लोकप्रियता और मतदान मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन हमने भाजपा की बात कर ली, लेकिन सरकार चूंकि गठबंधन का है जी, एनडीए कितना मजबूत रहेगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी, बिहार में अगले साल चुनाव, डीलिंग प्रॉब्लम, तो वैसे नीतीश कुमार के लिए भी 2025 क्या किसी रिटायरमेंट का संकेत दे रहा है? और एनडीए की एकजुटता कितनी मजबूत रहेगी, क्योंकि जो संशय है चंद्रबाबू नायडू पर नहीं, नीतीश कुमार पर है। जी, देखिए जी, जो ग्रीष्म ऋतु आ रही है मार्च अप्रैल 2025 ईस्वी से, यहाँ पर सरकार की स्थिरता के ऊपर कुछ प्रश्न उठेंगे। इसके पश्चात दीपावली आते आते हम ये भी देख सकते हैं तब तक बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे दीपावली आते आते। तब तक हम ये भी देख सकते हैं कि दीपावली आते आते सत्तारूढ़ भाजपा सरकार खुद ही मध्य अवधि चुनाव पर अब चिंतन आरंभ कर दे। तो यानी नीतीश इधर उधर हो सकते हैं? बहुत प्रबल संभावना है। इसके अलावा अब हम विपक्ष की ओर बढ़ते हैं, और इंडिया गठबंधन चुनौती सबसे पहले दिल्ली चुनाव ही है। बाकी इंडिया गठबंधन के लिए बिहार भी रहने वाला है, क्योंकि वहाँ भी इंडिया गठबंधन ही है। जी। और इंडिया गठबंधन का तालमेल कितना बरकरार रहेगा 2025 में? तालमेल तो बरकरार रहेगा, पर ताज नहीं, शुरुआत ही कांग्रेस और आपकी लड़ाई से शुरू हो रही है जी। इनका तालमेल तो बना रहेगा उतना ही जितना ये लोकसभा से बना हुआ है, परंतु अब 2025 में हम यहाँ पे एक विचित्र घटनाक्रम होते हुए देखेंगे, जहाँ पर माननीय दीदी इस गठबंधन की कमान अपने पास ले लेंगी और माननीय दीदी मुख्यमंत्री बंगाल इंडी गठबंधन की कमान को अब अपने पास ले लेंगी और मुख्यमंत्री भी रहेंगी वो जी, और विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर अब वो उजागर होंगी। फिर कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या रहेंगी 2025 में? अस्तित्व बनाए रखना। क्या गठबंधन में कांग्रेस किनारे पर जाती हुई दिखाई देगी? जा चुकी है। ठीक है, राहुल के लिए 2025 में चुनौतियां? देखिए जी, श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए इस वर्ष के, गत वर्ष के जो भी पंचांग चल रहा है, इसमें कहा गया था कि जून जुलाई 2024 में ये अपने जीवन के एक विशिष्ट पड़ाव पर आएंगे। जो नेता प्रतिपक्ष का इन्हें एक पद मिला और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने एक बढ़ोतरी देखी, उससे इनके मनोबल में जो हमने शुभ लक्षण देखे, वो 2025 में जून जुलाई तक ऐसे ही बने रहेंगे। इसके पश्चात विशिष्ट घटनाक्रम होंगे भारतीय राजनीति में। यहाँ पे अखिलेश कुमार जी को भी कुछ राजनीतिक तनाव आते हुए दिखता है, और वही दीपावली आते आते जब माननीय मुख्यमंत्री बंगाल इंडी गठबंधन
की कमान अपने हाथ में संभालती हुई दिखेंगी। उसके उपरांत श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए राजनीतिक तनाव है, यहाँ पर उन्हें जुडिशल तनाव जिसे हम कहते हैं ना, न्यायपालिका से चिंता या भय आदि भी अब उत्पन्न होगा। विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष बार बार प्रयास करेगा अलग अलग तरीके से संगठित होने के लिए, पर क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है इसीलिए वो संगठित नहीं हो पाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति 2025 में कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? जी, ये 2023-24 में जितनी बड़ी चुनौती थी उससे बड़ी चुनौती ये 2025 में रहेगी। यहाँ पर हमें मजहबी हिंसा और मजहबी कट्टरवाद से संबंधित कुछ अप्रिय घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। यह भी देखने को मिल सकता है कि मजहबी कट्टरवाद से प्रेरित कुछ संगठन समूह एकत्रित होकर सॉवरन अथॉरिटी को, राष्ट्र को चुनौती प्रस्तुत करें, जिसके लिए प्रशासन को एक सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। 2025 सर अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? महत्वपूर्ण है जी, पर अब अर्थव्यवस्था क्या की जो इसमें तरक्की देखी जाएगी? देखिए जी, जो अर्थव्यवस्था की हमारी गति कुछ वर्षों से चल रही है वो अब अल्पकाल के लिए धीमी पड़ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा देश में जो दो समस्याएं हैं जिस पे राजनीति भी होती है, आम आदमी को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, वो है रोजगार और महंगाई। क्या ये चुनौती 2025 में भी रहेगी? बढ़ जाएगी जी, महंगाई भी अब बढ़ जाएगी और जनसाधारण को भी अनेक कारणों से 2025 में त्रासदी, पीड़ा, भय इत्यादि का अनुभव होगा। प्राकृतिक आपदा या महामारी का खतरा कितना 2025 में? जी, प्राकृतिक आपदा, भूकंप आदि का खतरा भारत, नेपाल, भूटान आदि पर तो अत्यधिक बना हुआ है। इसमें माँ से हमारी यही प्रार्थना है कि माँ अपनी कृपा बनाए रखें। एक बड़ी विशिष्ट परिस्थिति इस संवत में प्रस्तुत हो रही है, वो ये है अंकित जी कि बहुत सारे जो हमारे प्रमुख राजनेता हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, जो हमारे कुछ प्रमुख राजनेता हैं, इन सब के ऊपर स्वास्थ्य संकट या रोग पीड़ा दिख रही है। इससे पहले जब बहुत सारे राजनेताओं को रोग पीड़ा दिखी थी तब हमने पेंडेमिक आते हुए देखा। उसी समय भारत चीन घमासान भी हुआ। बिल्कुल। ऐसी ही परिस्थिति जब एक साथ बहुत सारे पदाधिकारियों को देखने को प्रस्तुत हो तो एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण है कि उसे प्रजा के ऊपर आया संकट भी समझना चाहिए। तो रोग भय और युद्ध भय वर्ष भर भारतीय उपमहाद्वीप में भी इस बार साल बन जाएगा। जिस प्रकार के रोग भय, युद्ध भय को हमने अभी मध्य पूर्व में यूक्रेन रूस में देखा, वही युद्ध अग्नि और उसका ताप अब उपमहाद्वीप में भी आ जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर देखें तो कहीं ना कहीं आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। 2025 में आतंकवाद, चरमपंथ, खालिस्तान, इन तमाम चीज़ों से भारत को कितना जूझना पड़ेगा? थोड़ा सा इसका विस्तृत उत्तर बनेगा अंकित जी। देखें जी, एक बड़ा दुखद हादसा हुआ था अमेरिका में 9/11। उसके बाद अमेरिका ने इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर, एक बड़े युद्ध अभियान का आरंभ किया। वही युद्ध अभियान अब अपने अंतिम चरण में आ रहा है। इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर के अंतिम चरण को ही हम ये तृतीय विश्व युद्ध बोलेंगे, जो अभी घटित हो रहा है और अब जो और बढ़ जाएगा 2025 में युद्धाग्नि तृतीय विश्व युद्ध की और बढ़ जाएगी। इसी तृतीय विश्व युद्ध को हम इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर का फाइनल चैप्टर भी कह सकते हैं। मार्च अप्रैल 2025 में एक बड़ा विशिष्ट ज्योतिषीय घटनाक्रम होगा जहां पर हम 8 के 8 ग्रहों को नवे ग्रह केतु के साथ दृष्टि, स्थान संबंध, युति संबंध इत्यादि बनाते हुए देखेंगे। यहाँ पर शनि अपना स्वराशि भ्रमण समाप्त करेंगे। जैसे ही शनि अपना स्वराशि भ्रमण समाप्त करते हैं, वर्ष की सत्ता सूर्य को दे दी जाएगी। सूर्य राजा हैं, मंत्री हैं, और यहाँ पर सारे ग्रह मिलकर एक साथ केतु के साथ कुछ संबंध स्थापित करेंगे। केतु को मलेच्छ जाति का सूचक भी कहा गया है। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कट्टरवाद के विरुद्ध अति विशिष्ट और जिसे हम डिसाइसिव कहते हैं कार्यवाही करते हुए देखा जा सकेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना उठापटक रहने वाला है? मंदी आ गई जी, अब हम मंदी में है। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था आगे मंदी में है। ठीक है।
अब भारत का अन्य देशों के साथ संबंध, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, क्योंकि वहाँ सत्ता परिवर्तन भी होगा, तो कैसे रहने वाले हैं? रूस भी है। जी, भारत अमेरिकी संबंध एक विशिष्ट पड़ाव पर आएंगे जहां पर हम अति महत्वपूर्ण और युगांतकारी सैन्य सामरिक गठजोड़ होते हुए देखेंगे। भारत म्यांमार एक वास्तविक रूप में अब है ही नहीं, यदि हम देखें तो वो विघटित हो चुका है और म्यांमार आने वाले निकट समय में वापस एक राष्ट्र व्यवस्था की तरह आ पाए, ऐसा भी हमें संभव नहीं लग रहा। इस विघटित होते हुए म्यांमार के अंदर से बर्मा राष्ट्र का पुनर्उदय होगा। जो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान है उसमें पुनः अंग विच्छेदन का योग अब प्रस्तुत हो रहा है। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान की सीमाएं दोबारा से लिखी जाएंगी, म्यांमार की सीमाएं दोबारा बनी जाएंगी, बर्मा राज्य का उदय होगा और इसी के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति आने वाले दशकों के लिए अब बदल जाएगी। भारत की भूमिका क्या रहेगी? वही रहेगी जो हमारी मुक्ति वाहिनी के साथ रही थी। ठीक है। इसके अलावा देखें तो सर कहीं ना कहीं जो जंग के आसार हैं ना, वो अगर देखें तो प्रबल लगातार रहे हैं और कई रूस यूक्रेन हम देख रहे हैं, उसके बाद गाज़ा पट्टी पे जो कार्रवाई इजराइल ने शुरू की, उसके बाद कई देशों के तनाव भी देखने को मिले। 2025 में क्या इस तरह के तनाव और दिखेंगे? यही समय युद्ध का है, मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो, जो घटित होना है वो तो होकर रहेगा। यही समय युद्ध का है। भारत चीन संबंध तनावपूर्ण ही बने रहेंगे। हमें चीन के ऊपर विश्वास करने की भूल नहीं करनी है। चीन और अमेरिका एक सामरिक टकराव की ओर अग्रसर हो चुके हैं। इस सामरिक टकराव में हम अमेरिकी मित्र और अमेरिकी सहयोगी ही हैं, ऐसा ही होना है। 2025 में चीन और रूस के बीच भी तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसमें हम रूस के साथ होंगे, जिस कारण अब रूस और अमेरिका भी एक साथ हैं। पाकिस्तान और 2025, पाकिस्तान के लिए कितना स्थिर रहने वाला है 2025? स्थिर तो अब होगा ही नहीं, सब कुछ अस्थिर ही है। वहाँ से ड्यूरैंड डाइल्यूट होना शुरू हो गई है, तालिबान वर्जन 2.0 आ रहा है। जब समय आएगा हम इधर से भी आ जाएंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान से कोई चुनौती भारत को 2025 में? पाकिस्तान से चुनौती तो जी हमें देखेंगे 1947 से यथावत बनी हुई है। उस चुनौती को अब हम समाप्त कर देंगे। बिल्कुल। अमेरिका, ट्रंप और 2025। अमेरिका एक विश्व शक्ति के गुण को धारण करेगा। अमेरिकी डॉलर सशक्त होगा, जो एक हमने पिछले 2-3 सालों से भारतीय उपमहाद्वीप में डी डॉलराइजेशन की बातें सुनी थी, जिसको इस वर्ष हमने बीरबल की खिचड़ी बनते हुए देख लिया है। वही बिल्कुल उल्टा होगा, डी डॉलराइजेशन नहीं होगी, डॉलर सशक्त होगा। रूस और अमेरिकी संबंध नॉर्मल होने लगेंगे, सामान्य होने लगेंगे। और इसी के साथ साथ ट्रंप ने इशारा भी किया वैसे। जी, और इसी के साथ साथ अफ्रीकी और एशियाई महाद्वीप को यह मानना पड़ेगा कि अमेरिका एक विश्व शक्ति है, क्योंकि उनके पास ही अन्न भंडार है। अच्छा, एक चीज़ की बहुत चर्चा हो रही है, वो चर्चा ये है सर कि चीन की ओर से जो कैलेंडर आता है उसमें ईयर ऑफ स्नेक बताया गया है 2025 को जी। इसका प्रभाव चीन पर क्या रहेगा? जी, हम पढ़ते ही नहीं उनकी ज्योतिष, हम अपनी पे रहते हैं। उन्होंने इसको ईयर ऑफ स्नेक बोला हो या ईयर ऑफ ड्रैगन बोला हो, हमारे लिए तो ये सूर्य का वर्ष है, कल्पाधिपति सूर्य का वर्ष है। आप इसको स्नेक मानो या ड्रैगन मानो, हम तो कल्पाधिपति सूर्य के भाव में हैं। बिल्कुल। तो ये था 2025 कैसा रहने वाला है, उस पर हमारा ये खास कार्यक्रम समय चक्र। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहें जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी जी। सर बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।